हेलो स्टूडेंट। आज हम मनुष्य के पोषण के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगले वीडियो में हमने पौधों के पोषण के बारे में आपको बताया था कि किस तरह से पौधे अपने आप को पोषित करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से मनुष्य अपने आप को पोषित करता है और कैसे जो उसका पोषण होता है। तो इसका पोषण कई चरणों में होता है। मनुष्य के पोषण में मनुष्य का पोषण, मनुष्य का जो पोषण होता है, अंतर्ग्रहण होता है, जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है, वो कई चरणों में सम्मिलित है। उसमें कई चरण आते हैं। सबसे पहले जो उसका अंतर्ग्रहण होता है वो आमाशय में उसका भोजन पचता है। और जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो मुख से लेकर गुदा मार्ग तक उसकी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें विभिन्न चरण है। कई चरणों में भोजन का इसमें पोषण होता है, पाचन होता है। तो सबसे पहले मनुष्य के उसमें आता है, पहला नंबर है भोजन ग्रहण। पहला है कि सबसे पहले मनुष्य भोजन ग्रहण कहां से करता है, कैसे ग्रहण करता है भोजन मनुष्य। तो भोजन जो करता है मनुष्य वो मुख के द्वारा करता है। सबसे पहले क्या करता है, भोजन को मुख मार्ग से मुख में लेता है और मुख के द्वारा वो मुख गुहा में भोजन को ले जाता है। मुख गुहा में दांत उपस्थित होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के दांत होते हैं। और 4 प्रकार के दांत जो होते हैं उन चारों दांतों का अलग अलग काम होता है, वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं। इन 4 दांत कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है चवर्णक और चौथा है अग्रचवर्णक। ये 4 प्रकार के मनुष्य के मुख गुहा में दांत पाए जाते हैं। एक और दांतों का काम क्या होता है? चीरना, किसी को कुतरना, पीसना, ये इन दांतों का काम होता है। तो मुख गुहा में जब हम भोजन को रखते हैं तो मुख गुहा में दांत होते हैं। दांत क्या करते हैं? उस भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं, कचरते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। वहीं पर मुख गुहा में ही 3 जोड़ी, कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कहां पर पाई जाती हैं? मुख गुहा में। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियों का काम क्या होता है? लार ग्रंथियां भोजन को लसलसा बनाती हैं, भोजन को चिकना बनाती हैं, ताकि भोजन को निगलने में आसानी रहे, भोजन फंसे नहीं गले में। और ये 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसी लार ग्रंथियों में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टायलिन। टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कहां पर? लार ग्रंथियों पर, लार पर पाया जाता है। टायलिन क्या करता है? टायलिन स्टार्च को, किसमें? जो स्टार्च होता है, स्टार्च को क्या करता है? सरल शर्करा में बदलता है। स्टार्च को सरल शर्करा में कौन बदलता है? टायलिन बदल देता है। टायलिन पाया कहां जाता है? टायलिन लार में पाया जाता है। और लार कहां होती है? कहां से निकलती है? लार ग्रंथियों से निकलती है। लार ग्रंथियां कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। कहां पर होती हैं?
मुख गुहा में होती। कहाँ पर? मुख गुहा में होती है। ठीक, तो इस तरह से जो है ये भोजन पूरी तरह से जो सन गया और पूरी तरह से लसलसा हो गया। इसके बाद ये भोजन को क्या करते हैं, जो भोजन लसलसा हो जाता है, लसलसे हुए भोजन को, लसलसे भोजन को फिर जो है मुख गुहा से, मुख गुहा से, मुख गुहा से कहां ले जाते हैं? ग्रसिका, ग्रसिका में जाता है। कहां पर? मुख गुहा से भोजन ग्रसिका की ओर बढ़ता है। और कैसा भोजन होता है? लसलसा चिकना होता है। किसके कारण? लार के कारण हो जाता है। फिर ये भोजन जो है मुख गुहा से ग्रसिका में पहुंचता है और ग्रसिका में पहुंचकर भोजन अन्य क्रियाएं करता है और जीभ के दांतों के बीच में एक छोटा छोटा टुकड़ा मांस का पाया जाता है, जिसको लोग कहते हैं जिह्वा। जिह्वा या जीभ, इसको जिह्वा या जीभ कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इसके भी काम है। इसका काम होता है जब दांत भोजन को पीसते हैं, काटते हैं, चबाते हैं, तो ये क्या करती है? भोजन को पलटती है। इधर पलटेगी, फिर बड़े टुकड़े आ जाएंगे तो उनको दांत का चीरेंगे, फाड़ेंगे, और इसके बाद जब उधर आ जाएगा, फिर जब बड़े टुकड़े आ जाएंगे तो फिर जो है दांत उनको काटेंगे। इसके बाद जीभ का एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या कार्य होता है? वो होता है कि जो भोजन में स्वाद होता है, स्वाद उसको ग्रहण करती हैं, क्योंकि जीभ में क्या पाई जाती हैं? स्वाद ग्रंथियां। जीभ में स्वाद ग्रंथियां पाई जाती है। क्या करती हैं? भोजन के स्वाद को ग्रहण करती हैं, स्वाद बताती हैं, कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये जीभ का काम होता है। तो ये हो गया तुम्हारा भोजन का ग्रहण, यानी भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। और मुख गुहा से भोजन ग्रसिका में पहुंचता है और मुख ग्रसिका में पहुंचकर वहां पर जीभ जो जीभ होती है वो उसका स्वाद बताती है। अगला पॉइंट है इसका, ये हो गया भोजन का ग्रहण किस तरह से किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसका, भोजन का पाचन। अब किस तरह से भोजन का पाचन होता है, या कहा जाए भोजन का पाचन होता है किस तरह से। अब जब ग्रसिका में भोजन पहुंचता है तो भोजन का मुख्य रूप से जो पाचन होता है, तो बताया गया है मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो होता है अमाशय में। कहां पर होता है? अमाशय में मुख्य रूप से भोजन का पाचन होता है। ठीक, तो भोजन कहाँ पचित होता है? अमाशय में पचित होता है, क्योंकि ग्रसिका से कहाँ भोजन पहुंचता है? ग्रसिका से जो है भोजन अमाशय में पहुंचता है। अब अमाशय में जब जैसे ही भोजन पहुंचता है तो यहाँ गैस्ट्रिन नामक हार्मोन होता है। हार्मोन, गैस्ट्रिन नामक एक हार्मोन जो है कहां पर पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक, अमाशय में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन पाया जाता है। ठीक, और यह हार्मोन क्या करता है कि यह हार्मोन जो है जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, क्योंकि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां अमाशय में ही होती है। अमाशय में गैस्ट्रिन नामक एंजाइम पाया जाता है और ये क्या करता है कि जठर ग्रंथियों क्या करती हैं? सक्रिय। जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देती। कौन सक्रिय कर देती? गैस्ट्रिन नामक हार्मोन सक्रिय कर देता। पाया कहां जाता है? अमाशय में पाया जाता है गैस्ट्रिन नामक हार्मोन। और जैसे जठर ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, सक्रिय का मतलब होता है जान आ जाना उनमें,
और निष्क्रिय का मतलब क्या होता है कि निष्क्रिय एकदम मृत के समान पड़े रहना, लेकिन उसमें जीवन तो होता है लेकिन मृत जैसे होता है। जैसे कहा जाए कोमा, कुछ व्यक्ति जो है शॉक की वजह से या कोई भी उसकी वजह से कोमा में चले जाते हैं, तो जो है उनमें जान तो होती है लेकिन वो सोचने समझने हर क्षमता बेकार हो जाती, शरीर को हिलाने तक की क्षमता खत्म हो जाती है कोमा में। इसी तरीके जो है ये भी जो जठर ग्रंथियां होती है निष्क्रिय बनी रहती हैं, कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे जब भोजन अमाशय में जाता है तो अमाशय में गैस्ट्रिन नामक हार्मोन इन पे क्या करता है, इनको सक्रिय कर देता है। और जैसे सक्रिय होती हैं तो यहाँ से जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, यहाँ से जठर रस स्रावित होता है। एक यहाँ से जो है जठर रस स्रावित होता है, कहाँ से, जठर ग्रंथियों से। अब जठर रस जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है जठर रस का। एक तो जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथियों से। कब निकलता है, जब जठर ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। जठर रस में पाया क्या जाता है, जठर रस में पाया जाता है जठर रस में पाया जाता है HCl, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा इसमें निकलता है एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन रेनिन। इसमें एक एंजाइम पेप्सिरेनिन, क्या क्या होता है जठर रस में, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन रेनिन, ये जो है एंजाइम है। क्या ये एंजाइम, ये एंजाइम निकलता है किसके द्वारा, जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन रेनिन नामक एंजाइम, दो तरह के जो है एंजाइम बाहर आते हैं जठर रस के द्वारा। अब इनका काम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है और पेप्सिन रेनिन एंजाइम क्या करता है। जो पेप्सिरेनिन एंजाइम है ये प्रोपेप्सिन से बनता है, ये प्रोपेप्सिन से निर्मित होता है। प्रोपेप्सिन कैसे, प्रोपेप्सिन जो है निष्क्रिय एंजाइम है। कैसा है, निष्क्रिय एंजाइम होता है। लेकिन अब सक्रिय कैसे होगा ये हम आपको बता दे रहे हैं कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ये भोजन में क्या करता है कि भोजन में अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है। क्या करता है, ये जो है भोजन में अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है HCl। और जैसे अम्ल की मात्रा इसमें बढ़ती है तो क्या करता है, पेप्सिन रेनिन जो एंजाइम होता है, जो प्रोपेप्सिन रेनिन एंजाइम होता है, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है फिर सक्रिय हो जाता है। कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। किसकी वजह से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से प्रोपेप्सिन रेनिन एंजाइम सक्रिय रूप में हो जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है भोजन को गलाना, ये जो है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है भोजन को गलाना, ये भोजन को गला देता है। कौन, HCl भोजन को गला देता है। पेप्सिन रेनिन एंजाइम क्या करता है, पेप्सिन रेनिन एंजाइम जो है प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। कैसा होता है, पेप्सिन रेनिन एंजाइम, पेप्सिन रेनिन एंजाइम जो होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है, ये कैसा होता है, ये होता है जो प्रोटीन पाचक। कैसा, प्रोटीन पाचक, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। कौन, पेप्सिरेनिन एंजाइम। और हाइड्रोक्लोरिक इसको भी सक्रिय करता है। समीकरण द्वारा हम आपको बता दें किस तरह से जो है ये काम करता है और क्या बनाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले जो हम लेते हैं तो होता प्रोटीन, क्या होता है,
प्रोटीन कैसे जो है पाचक करता, प्रोटीन का, प्रोटीन, ठीक, ये प्रोटीन, प्रोटीन में देखो जो क्रिया होती है, इसमें जो क्रिया होती है, तो किसके किसके साथ क्रिया होती है, किसके से अब क्रिया होती है, वो होती है एक पेप्सिन और एक होती है HCl। इनके साथ मिलकर प्रोटीन में जो है क्रिया करते हैं, ठीक। और इससे मिलता का पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और वह पेप्टाइड्स, ये पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स बनते हैं किससे, प्रोटीन के साथ जब क्रिया होती है पेप्सिन और जो है HCl की, तो पेंटोन्स और जो है पेप्टाइड्स के रूप में बाहर निकल के आते हैं, ठीक। ये तो ये HCl इसमें काम करता है। इसका रेनिन जो होता है, रेनिन यानी पेप्सिन रेनिन जो होता है, यानी रेनिन, रेनिन किस तरह से जो है प्रोटीन को अवशोषित करता है, किस तरह प्रोटीन को पाचन करता है, तो दूध को फाड़कर, रेनिन जो है दूध फाड़कर उसमें घुले कैसीन प्रोटीन, क्योंकि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो दूध पाया जाता है, जो दूध है उसमें कैसीन नामक प्रोटीन होती है। क्या होती है, दूध, दूध में कैसी प्रोटीन होती है, कैसीन नामक प्रोटीन होती है, याद रखना, कैसीन नामक प्रोटीन होती है। जितने प्रकार के दूध होते हैं सब में कैसीन नामक प्रोटीन होती है। तो रेनिन क्या करती है कि जो दूध होता है इसको फाड़ कर इससे जो है कैसीन नामक प्रोटीन को बाहर निकाल लेता है। कौन, रेनिन अलग कर देता है, जिससे आगे का पाचन क्या होता है, पूरा हो जाता है। इस तरह से आगे का पाचन पूरा हो जाता है। अमाशय में जो पाचक रसों से सना हुआ भोजन होता है, ये हमने जो है क्वेश्चन में पूछा था कि जो है काइम क्या होता है, तो काइम वही चीज, अमाशय में या अमाशय रसों से मिश्रित भोजन क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्या कहलाता है, काइम। अमाशय में जो रस हमने बताया, पेप्सिन, रेनिन, इसके बाद HCl और जो अन्य जो एंजाइम होते हैं, गैस्ट्रिन एंड हार्मोन्स, ये सब होते हैं अमाशय में। तो इनसे जो भोजन सना हुआ तैयार होता है उसको जो क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं काइम कहते हैं। और काइम यानी जो सना हुआ भोजन होता है अमाशय में कितनी देर रहता है, ये जो 3 से 5 घंटे तक कहां पर रहता है, अमाशय में रहता है। कौन, काइम रहता है। और काइम क्या है कि जो है अमाशय के रसों से मिश्रित जो भोजन होता है वो काइम कहलाता है। और यही काइम जो है 3 से 5 घंटे तक अमाशय में रहता है। इसके बाद अमाशय से भोजन पहुंचता है, अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी पहुंचता है। देखना आप, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत, छोटी आंत के अग्रभाग, अग्रभाग जिसको क्या कहते हैं, ग्रहणी। क्या कहते हैं जिसको, ग्रहणी में जाता है। अमाशय से भोजन छोटी आंत के अग्रभाग ग्रहणी में पहुंचता है। और ग्रहणी में पहुंचता है और यहाँ पे अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। और अवरोधनी, देखो यहाँ पे जब बात करें अवरोधनी यानी यहाँ पे रोधनी यानी रोधना, रोधन का मीन्स होता है रोकना। तो यहाँ पर जो है कुछ रोकने वाली जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन क्या करती है कि उसको रोके रखती हैं। और आहार नाल सबसे लंबा भाग है, छोटी आंत जो होती है वो सबसे लंबा भाग बनाती है, यानी पूरे जो पाचन क्रिया होती है उसका सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होती है। एक जब ग्रहणी में भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर
अवरोधनी नलियां पाई जाती हैं, हमने आपको बता ही दिया था। यहाँ अत्यधिक कुंडलित होती हैं, और जो छोटी आंत होती है ऐसे ऐसे न जाने जो है कुंडलित होकर बहुत बड़ी आंत के रूप में बन जाती है, लेकिन कुंडलित होने की वजह से समझ में नहीं आती कि बड़ी है कि छोटी है। अब जो विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें भोजन के अनुसार छोटी आंत पाई जाती है। जैसे मांसाहारी जंतु होते हैं, कुछ मांसाहारी जंतु जैसे आप जानते होंगे, मांसाहारी जंतु जैसे शेर, बाघ आदि, ये ऐसे जंतु जो मांसाहारी होते हैं, इनमें जो छोटी आंत होती है ये बहुत छोटी होती है, इनमें बड़ी नहीं होती है। इसके बाद जो शाकाहारी जंतु होते हैं, शाकाहारी भी आप जानते हो, शाकाहारी जो जंतु होते हैं, यानी मांसाहारी का मतलब होता है जो मांस खाते हैं, केवल मांस खाते हैं, यानी जितने वाइल्ड एनिमल्स हैं या जंगली जानवर हैं वो सब अधिकतर जो है मांसाहारी होते हैं। और जितने जो है अन्य जंतु हैं जो पेड़ पौधों खाते हैं या पेड़ पौधों से उत्पादित भोजन को करते हैं, वो सारे कहलाते हैं शाकाहारी। शाकाहारी की जो आंत हो, छोटी आंत होती है, वो काफी लंबी होती है, क्योंकि उसको सेल्यूलोज बनाने में, सेल्यूलोज पाचन करने में काफी समय लग जाता है। ठीक, इस वजह से उनकी जो छोटी आंत होती है वो काफी बड़ी होती है। ठीक, इसके अलावा तो ये हो गया तुम्हारा जो है भोजन का पाचन। इसमें और है अग्नाशय से निकलने वाला अनाशयी रस तथा यकृत में सर्पित रस ग्रहणी भाग में पहुंचता है। और इसके बाद कहा, ग्रहणी में हमने बताया था, यहाँ पर ना जाने कितने प्रकार के अमीनो अम्ल और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ जो है सम्मिलित होते हैं, जो भोजन को पचाने में क्रिया करते हैं। ठीक, तो ये हो गया भोजन का पाचन किस तरह से होता है। अब जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से जो है बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित कर लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के बाद जो है वो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल जो होते हैं वो ग्लूकोज निकालते हैं और वसा निकालते हैं, अन्य चीजें निकालकर पूरे शरीर पर स्थानांतरित कर देते हैं जहां जहां उनको जरूरत होती है। अगला पॉइंट है इसका जो है तीसरा पॉइंट है पचे हुए भोजन का अवशोषण। क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण। ये अगला पॉइंट है कि किस तरह से जब भोजन पच जाता है तो उसमें उपस्थित एंजाइम्स को, उनसे उपस्थित प्रोटीन्स को कैसे किस तरह से जो है शरीर अवशोषित करता है, कैसे जो है उसका अवशोषण करता है। छोटी आंत के शेष भाग, छोटी आंत के जितना शेष भाग होता है तो उसको जो है हम लोग शेषांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषांत्र कहते हैं। एक छोटी आंत का शेष भाग जो होता है उसे शेषांत्र, क्या कहते हैं? उसे शेषांत्र कहते हैं। ठीक, तो जो इसको कहते हैं तो में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और यहाँ पर क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचता कहाँ भोजन? अमाशय में पचता है, और अमाशय में पचने के बाद जो है छोटी आंत में जाकर शेषांत्र नामक भाग पर उसका अवशोषण होता है, भोजन से उपस्थित मेन प्रोटीन्स और अन्य भागों का जो है जो उनकी जरूरत होती है। ठीक, लेकिन जो भोजन का पाचन होता है या अवशोषण होता है वो अधिकतर जो है अमाशय में संपूर्ण हो जाता है, पूरी तरह से पूरा हो जाता है। लेकिन कुछ भाग जो है छोटी आंत में भी आकर जो है पूरा होता है। ठीक, कुछ रसों को जो है अवशोषित करता है। ठीक, इसीलिए इसको अवशोषण कहते हैं। और जो
शेषांत्र होता है, यहाँ पर सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज नामक रसों का अवशोषण कर लिया जाता है। कहाँ पर अवशोषण, जो पचे हुए भोजन जहाँ पर अवशोषण होता है, यानी छोटी आंत पर यहाँ पर जो है इन लैक्टोज, सुक्रोज और जो है माल्टोज का जो है अवशोषण कर लिया जाता है। और पाचन के पश्चात भोजन के सभी अवयव प्रायः जल में विलीन होते हैं, और जितना जल होता है वहां पर विलीन होते हैं, और वहां पर रसांकुर, छोटे ब्रश के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, वो जो है वहां पर रसांकुर होते हैं, और कई गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर जो शेषांत्र का अवशोषण होने के बाद यहाँ पर कई गुना जो प्रोटीन, फैक्टो, लैक्टोज ये सब जो है कई गुना बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट है बहिक्षेपण। बहिक्षेपण, बहिक्षेपण का मतलब होता है बाहर निकलना। अब जब पच जाता है पूरी तरह से, भोजन का पाचन हो जाता है, तो उसका अपचा भोजन जो होता है, अपचा जो पचा नहीं होता, अपचा भोजन को छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंचाता है। कहाँ पे बहिक्षेपण, बहिक्षेपण क्या होता है कि अपचा भोजन, अपचा भोजन कहाँ जाता, बड़ी आंत से, बड़ी आंत से, कहा सॉरी छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत में जाता है। ठीक, इसके बाद जो अपचा भोजन होता है वो छोटी आंत, अपचा भोजन सीधा छोटी आंत से बड़ी आंत की ओर अग्रसर होता है, और वहां पर जो है भोजन पाचन नहीं होता, वहां पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता, बस किंतु कुछ मात्रा में जल एवं खनिज लवण का अवशोषण होता है। कहाँ पर बड़ी आंत में भोजन पाचन पहले हो जाता है, और जो है बड़ी आंत में केवल क्या होता है, जल और कुछ खनिज लवणों का केवल अवशोषण होता है। और इसके बाद जैसे अवशोषण होता है तो ये अपचा भोजन सीधा जो है ठोस अवस्था में, किस अवस्था में, अपचा भोजन किस अवस्था में, ठोस, ठोस अवस्था में उपस्थित हो जाता है। और ठोस अवस्था में यही भोजन जो है सीधा गुदा मार्ग द्वारा, गुदा मार्ग द्वारा समय समय पर शरीर के बाहर निष्कासित होता रहता है। ठीक, ये जो होता है बहिक्षेपण, मतलब बाहर निकलने के लिए। तो अपचा भोजन छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन नहीं होता, केवल जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और वहां पर जब अवशोषण हो जाता है, अवशोषण होने के बाद वह भोजन ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और ये ठोस अवस्था में भोजन उत्सर्जन क्रिया द्वारा गुदा मार्ग से समय समय पर बाहर निकलता रहता, शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया बहिक्षेपण। इसके बाद है पांचवा पॉइंट लास्ट, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण तो खास पॉइंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थ, जो आंत द्वारा अवशोषित भोज्य पदार्थ होता है, उनका रुधिर तथा कोशिका द्रव में पहुंचाना। ठीक, कोशिका द्रव में पहुंचाना जीवधन निर्माण में प्रयुक्त होना स्वांगीकरण कहलाता है। ये होता है जो आंत में जो भोजन अवशोषण हुआ था, तो उस भोजन को रुधिर और कोशिका द्रव्य के द्वारा जीव द्रव्य निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य का पोषण होता है। इतने पॉइंट में भोजन का पहले ग्रहण होता है, इसके बाद भोजन का पाचन, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, और बहिक्षेपण होता है, और इसके बाद स्वांगीकरण होता है। एक, अब इस वीडियो में जो चीज आपको समझ में ना आई हो वो हमें कमेंट करके
हमें जरूर बताएं और हमें रिस्पॉन्स जरूर दें कि वीडियो आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती तो हम जो है इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे और उसमें कुछ सुधार करके और तुम्हारे तरीके से बनाएंगे। तो रिस्पॉन्स कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है, सही है अथवा नहीं है, समझ में आपको आती है कि नहीं आती, ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे के बारे में बताएंगे। तो वैसे पोषण संपूर्ण हो गया। अगला पॉइंट जो आएगा श्वसन आएगा, तो श्वसन जो है हम जो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।